दोस्तों नमस्कार, स्टडी टूवर्ड चैनल में आपका स्वागत है। घटना सार करंट अर्थवार्स की सीरीज चल रही है, इसमें है पार्ट 7। पिछली क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सेशन से आपकी आगामी परीक्षा, चाहे वो यूपी आरओ एआरओ 2016 की परीक्षा हो या यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा हो, उसके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। चर्चित स्थल लोनार झील। झील के पानी का रंग हाल ही में गुलाबी हो जाने के कारण झील इन दिनों चर्चा में है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में 50,000 साल पहले एक उल्कापिंड की पृथ्वी से टकराने के कारण इसका निर्माण हुआ था। पुणे स्थित अगरकर अनुसंधान संस्थान ने यह निष्कर्ष निकाला, झील का पानी हेलो आर्चिया जीवाणु के कारण गुलाबी हुआ है। हेलो आर्चिया या हेलोफिलिक आर्चिया एक ऐसा जीवाणु बैक्टीरिया होता है जो गुलाबी रंग पैदा करता है और खारे पानी में पाया जाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश की रीवा जिले की गुढ़ा तहसील में स्थित एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई 2020 को किया। रीवा में स्थित रीवा मेगा अल्ट्रा सोलर प्लांट 750 मेगावाट का है, तो इसकी क्षमता याद रखिएगा। कुशीनगर 24 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थित कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। यह हवाई अड्डा श्रावस्ती, कपिलवस्तु, लुम्बिनी जैसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों के समीप स्थित है। कुशीनगर जो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण का स्थल है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं वॉशिंगटन डीसी। 26 जून 2020 को अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने वॉशिंगटन डीसी को देश का 51वां राज्य बनाने संबंधित प्रावधान वाला विधेयक पारित कर दिया है। अब बात करते हैं कोलकाता बंदरगाह की। 3 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट रखने की स्वीकृति प्रदान की। कोलकाता बंदरगाह की 150वीं जयंती के उद्घाटन के अवसर पर 12 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए नाम की घोषणा की थी। लॉस एंजलिस भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय जून 2020 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में खोला गया। इस विश्वविद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा गया है। इसके पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके पहले अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर HR नागेंद्र। ये स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु के चांसलर भी हैं, याद रखिएगा। मनुष्यारी उत्तराखंड के मनुष्यारी क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन विकसित किया गया। यह 30 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले मनुष्यारी नेचर एजुकेशन एंड इको पार्क सेंटर का एक भाग है। इसके साथ ही याद रखिएगा उत्तराखंड के मनुष्यारी क्षेत्र में एक लाइकेन पार्क भी स्थापित किया गया है। ठीक है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने साइबेरिया स्थित एक ऊर्जा संयंत्र भंडारण केंद्र से लगभग 20,000 टन डीजल बहने की घटना के बाद जून में वहां आपातकाल की घोषणा कर दी। यह घटना साइबेरिया के नॉर्लिक शहर के बाहर इलाके में घटी थी। इसके साथ ही याद रखिएगा अंबारनाया नदी को। ठीक है। डीजल रिसाव के कारण यह नदी दूषित हो गई थी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 28 जनवरी 2020 को भुवनेश्वर राज्य के पहले आवासीय पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया। यह स्टेशन अज्ञात मोटर वाहन चोरी के मामले में FIR के ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेगा। थूथुकुडी छोटे उपग्रह के प्रक्षेपण हेतु तमिलनाडु के तूतीकोरन, थूथुकुडी जिले के कुलशेखर पट्टिनम में नए केंद्र की स्थापना की घोषणा इसरो के प्रमुख के सिवान ने 1 जनवरी 2020 को की। यहां स्थित प्रक्षेपण केंद्र दक्षिणी ध्रुव की दिशा में PSLV के प्रक्षेपण की ईंधन खपत को कम करेगा। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कादियाम आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री स्थित कादियाम रेलवे स्टेशन को जनवरी 2020 में दक्षिण मध्य रेलवे जोन SCR का पहला सौर संचालित रेलवे स्टेशन घोषित किया गया। अब देख लेते हैं चर्चित व्यक्तियों को। शकुंतला देवी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दिवंगत शकुंतला देवी को सबसे तेज मानव संगणना के रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर बायोपिक शकुंतला देवी की रिलीज के एक दिन पहले 30 जुलाई 2020 को प्राप्त हुआ। सबसे तेज मानव गणना 28 सेकेंड की है और शकुंतला देवी ने 18 जून 1980 में लंदन के इंपीरियल कॉलेज में 13 अंक की संख्याओं को सफलतापूर्वक गुणा करके सभी को हैरान कर दिया था। यह सर्टिफिकेट दिवंगत शकुंतला की बेटी अनुपमा बनर्जी को प्रदान किया गया है। वनिजा रूपानी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने पहले मंगल हेलीकॉप्टर इंजेन्युटी का नाम रखने का श्रेय भारतीय मूल की 17 वर्षीय छात्रा वनिजा रूपानी को दिया है। उन्होंने नासा द्वारा 30 अप्रैल 2020 को आयोजित नेम द रोवर प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर यह उपलब्धि अर्जित की। इंजेन्युटी अर्थात सरलता दुनिया में पहली यांत्रिक ऊर्जा उड़ान के प्रयास के तहत मंगल ग्रह पर परजीवरेंस नामक रोवर के साथ जाएगा। रोवर परजीवरेंस का नाम 7वीं कक्षा के छात्र अलेक्जेंडर मैथर द्वारा दिया गया है। के शैलजा केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को राज्य में कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सम्मानित किया गया। इनका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
आगे बात करते हैं कृतिका पांडे जी की। भारतीय लेखिका कृतिका पांडे को एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 सम्मानित किया गया है। उन्हें उनकी स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए सम्मानित किया गया है। तो इनकी बुक का नाम भी याद रखिएगा, क्वेरेसा अब्दुल करीम, महिलाओं को वायरस से बचाने वाले टॉपिकल जोन जेल की खोज करने वाली दक्षिण अफ्रीकी HIV शोधकर्ता क्वेरेसा अब्दुल करीम को मई 2020 में क्रिस्टोफर मैरियक्स अवार्ड सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार फ्रांस में विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाला शीर्ष पुरस्कार है। किम जोंग, रूस ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनको द्वितीय विश्व युद्ध नाजी जर्मनी पर जीत स्मारक पदक से मई 2020 में सम्मानित किया। उनको यह सम्मान उत्तर कोरिया में द्वितीय विश्व युद्ध के समय मारे गए सोवियत सैनिकों की स्मृति को संरक्षित रखने के लिए प्रदान किया गया है। एमनेथ्रा, तमिलनाडु की 13 वर्षीय लड़की एमनेथ्रा की जून 2020 में संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास एवं शांति संघ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस द्वारा गुडविल एम्बेसडर ऑफ द पुअर नियुक्त किया गया। UNADP के अनुसार नेथ्राने को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में बोलने का अवसर मिलेगा। वह जिनेवा में सिविल सोसाइटी फोरम और सम्मेलनों को संबोधित करेंगी। सैलून संचालक की बेटी नेथ्रा ने लॉकडाउन के दौरान अपने पढ़ाई के लिए रखे 5 लाख रुपयों को गरीबों की मदद के लिए खर्च कर दिया था। याद रखिएगा, नेथ्रा का नाम इंपॉर्टेंट है। जसलीन भर्रा, कोरोना वायरस संकट में जसलीन भल्ला की आवाज़ से रिकॉर्ड हुए संदेश आज कॉलर ट्यून के रूप में हर कोई सुन रहा है। दिल्ली में रहने वाली जसलीन भल्ला वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। कैथी सुलीवान, नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री 68 वर्षीय डॉक्टर कैथी दुनिया की पहली ऐसी महिला बन गई जिन्होंने न केवल अंतरिक्ष में चहलकदमी बल्कि समुद्र के सबसे गहरे स्थल प्रशांत महासागर स्थित मैरियाना ट्रेंच में 35,810 फीट नीचे चैलेंजर द्वीप की सतह को छूने में सफल रहीं। उनके साथ विक्टर एल वॉस्को भी गए थे। दोनों ने चैलेंजर द्वीप पर 10 जून 2020 को 1.5 घंटे समय बिताया। वापस अपने जहाज पर आने के बाद कैथी ने लगभग 254 मील ऊपर अंतरिक्ष स्टेशन के अंतरिक्ष यात्रियों से बात भी की। मैरियाना ट्रेंच गुआम से करीब 200 मील दूर है। प्रशांत महासागर में सबसे गहराई पर स्थित मैरियाना ट्रेंच पर अभी तक कैथी पहली महिला सहित 8 लोग ही पहुंचे हैं। डॉक्टर कैथी ने 1978 में नासा को ज्वाइन किया था। 11 अक्टूबर 1984 को वह अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला बन गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रॉबर्ट अजेवेडो, 14 मई 2020 को विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष रॉबर्ट अजेवेडो ने अपना कार्यकाल पूरा होने से 1 वर्ष पूर्व ही पद से त्यागपत्र दे दिया। ब्राजील के पूर्व राजनयिक अजेवेडो ने ऐसा अमेरिका के दबाव में किया क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने WTO पर अमेरिका के प्रति पक्षपात का आरोप लगाया है। अजेवेडो 31 अगस्त 2020 को अपने पद से मुक्त होंगे। दिया मिर्जा, मई 2020 में बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरण कार्यकर्ता दिया मिर्जा का संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के राष्ट्रीय सद्भावना दूत नेशनल गुडविल एम्बेसडर के कार्यकाल को वर्ष 2022 के अंत तक बढ़ा दिया गया है। उन्हें 2017 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप का राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया था। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय अभिनेत्री दिया मिर्जा व अली बाबा के प्रमुख जैक मा उन 7 वैश्विक हस्तियों में शामिल हैं जिन्हें मई 2020 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने महत्वाकांक्षी सतत विकास लक्ष्यों SDG के लिए कार्यवाही और वैश्विक राजनीतिक इच्छा शक्ति को मजबूत बनाने के लिए नया पैरोकार नियुक्त किया गया। बात करते हैं वाजिद खान की। 1 जून 2020 को बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक एवं संगीतकार वाजिद खान का निधन मुंबई में हो गया। वे 42 वर्ष के थे। वे अपने भाई साजिद खान के साथ बनाई जोड़ी साजिद वाजिद के लिए लोकप्रिय थे। बेजान दारूवाला प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। 89 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। इसके साथ ही याद रखिएगा, बेजान दारूवाला का नाम हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित द मिलेनियम बुक ऑफ प्रोसी में विगत 100 महान ज्योतिषियों में शामिल है। इसको किताब को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। योगेश गौड़, ये बॉलीवुड गीतकार थे। 77 वर्ष की उम्र में 29 मई 2020 को इनका निधन हो गया। याद रखिएगा। आगे देखते हैं जगदीप, हिंदी सिनेमा की कालजयी फिल्म शोले के प्रसिद्ध कलाकार सूरमा भोपाली के दुनिया भर में पहचाने गए हास्य अभिनेता जगदीप का 81 वर्ष की उम्र में 8 जुलाई 2020 को निधन हो गया। जगदीप का मूल नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था, लेकिन सिनेमा में काम करने के दौरान उन्होंने अपना नाम जगदीप रख लिया था। 400 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके जगदीप ने 1951 में अफसाना फिल्म से अपना करियर की शुरुआत की थी। अजीत जोगी, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का 29 मई 2020 को रायपुर में दिल का दौरा पड़ने के बाद निधन हो गया। इरफान खान,
प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता इरफान खान का 54 वर्ष की अवस्था में 29 जुलाई 2020 को मुंबई में कैंसर से इनकी मृत्यु हो गई। अपने 30 वर्षों की फिल्मी करियर में बॉलीवुड के अतिरिक्त ब्रिटेन और हॉलीवुड की फिल्मों में भी इन्होंने काम किया है। इसके साथ ही याद रखिएगा 2013 में प्रदर्शित फिल्म पान सिंह तोमर में भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया था। सुशांत सिंह राजपूत। बॉलीवुड के नवोदित कलाकार सुशांत सिंह ने मानसिक तनाव तथा कथित के चलते 14 जून 2020 को मुंबई स्थित अपने आवास में 34 वर्ष की अवस्था में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। याद रखिएगा उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा है, जिसका प्रदर्शन उनकी मृत्यु के बाद 24 जुलाई 2020 को किया गया। बात करते हैं सरोज खान की। बॉलीवुड की प्रसिद्ध कोरियोग्राफर सरोज खान 71 वर्ष की अवस्था में दिल का दौरा पड़ने से 3 जुलाई 2020 के मध्य रात्रि मुंबई में निधन हो गया। कोरियोग्राफी के 4 दशक लंबे अपने करियर में उन्होंने 2000 से अधिक गीतों को कोरियोग्राफी की है। शायद इसीलिए उन्हें मदर ऑफ कोरियोग्राफी का खिताब मिला था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सरोज खान, जिनका मूल नाम निर्मला नागपाल था, जो कोरियोग्राफी हेतु कई फिल्म फेयर पुरस्कार सहित 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा था। ठीक है। बासु चटर्जी। बॉलीवुड के प्रख्यात निर्माता निर्देशक बासु चटर्जी का 93 वर्ष की अवस्था में 4 जून 2020 को मुंबई में निधन हो गया। तो बस याद रखिएगा, बासु चटर्जी निर्माता निर्देशक थे। दादी जानकी। महिलाओं द्वारा संचालित दुनिया की सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था ब्रह्म कुमारी संस्थान की प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी का 27 मार्च 2020 को माउंट आबू राजस्थान में निधन हो गया। वे 104 वर्ष की थी। 1970 में उन्होंने भारतीय दर्शन, राजयोग और मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए पश्चिमी देशों का रुख किया। उन्हें स्वच्छता के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। याद रखिएगा। ठीक है। सतीश गुजराल। प्रसिद्ध कलाकार, वास्तुकार, मूर्तिकार, लेखक सतीश गुजराल का 26 मार्च 2020 को 94 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। उन्हें 1999 भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण सम्मानित किया गया। जेवियर पेरेस डी क्यूवेलर। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव जेवियर पेरेस डी क्यूवेलर का 4 मार्च 2020 को पेरू में निधन हो गया। वे 100 वर्ष के थे। वे जनवरी 1982 से लेकर दिसंबर 1991 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे। याद रखिएगा। ऋषि कपूर। बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता स्वर्गीय राज कपूर के पुत्र रणवीर कपूर के पिता ऋषि कपूर का 67 वर्ष की उम्र में कैंसर की बीमारी के कारण निधन हो गया। पहली बार फिल्म मेरा नाम जोकर में एक बाल कलाकार की भूमिका निभाई थी। इस भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ था। ठीक है। याद रखिएगा। श्रीनिवास गौड़ा। फरवरी 2020 में कर्नाटक में आयोजित कंबाला भैंसा दौड़ में श्रीनिवास गौड़ा ने 100 मीटर की रेस महज 9.55 सेकेंड, उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड है 9.58 सेकेंड का, 9.55 सेकेंड में उन्होंने पूरी कर ली। यह दौड़ पानी से भरे धान के खेत में आयोजित की जाती है। श्रीनिवास ने इस रेस में 142.5 मीटर की दूरी 13.62 सेकेंड में पूरी की थी। बहुत बड़ी बात है। धान के खेत में चलना मुश्किल होता है, दौड़ना तो बहुत दूर की बात है। हरीश साल्वे। भारत के वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के कानूनी सलाहकार के पद पर जनवरी 2020 में नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में उन्होंने पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव के मामले में भारत का पक्ष रखा था। कैथरीन ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से मशहूर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा की गणितज्ञ कैथरीन जॉनसन का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नासा ने 24 फरवरी 2020 को कैथरीन के निधन की घोषणा की। लैरी टेस्लर। कंप्यूटर की दुनिया में कट कॉपी पेस्ट के जनक दूरदर्शी अमेरिकी वैज्ञानिक लैरी का 74 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जा सकता है। कट कॉपी पेस्ट के जनक लैरी टेस्लर थे। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कृषि में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मुव्वा वरापु वेंकैया नायडू पुरस्कार सम्मानित किया गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 18 जनवरी 2020 को चेन्नई राजभवन में आयोजित पोंगल समारोह के दौरान उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया है। गिरिराज किशोर। हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार, उपन्यासकार तथा महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास पर आधारित पहला गिरमिटिया नामक पुस्तक लिखने वाले गिरिराज किशोर का 83 वर्ष की अवस्था में 9 फरवरी 2020 को निधन हो गया। याद रखिएगा। गिरिराज का जन्म 1937 में मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है।
वर्ष 2019 में हनुमान जी पर आधारित उनकी पुस्तक अंजनेय जयते भी प्रकाशित हुई, जो अब लोगों के बीच आ चुकी है। इसमें हनुमान से जुड़ी कई गूढ़ रहस्य बताए गए थे। नृपेंद्र मिश्र, प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र को जनवरी 2020 में नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय के कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, याद रखिएगा। काम्या कार्तिकेयन, भारत की काम्या कार्तिकेयन माउंट एंकाकागुआ की चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की माउंटेनियर बन गई हैं। इनकी उम्र महज 12 वर्ष है। माउंट एंकागुआ एशिया के बाहर और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। अब देख लेते हैं नवीनतम नियुक्तियों को। सुमित देव को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक 22 जुलाई 2020 को नियुक्त किया गया। इस पद पर सुमित देव का कार्यकाल 28 फरवरी 2023 तक रहेगा। साहिल सेठ को जुलाई 2020-23 के सत्र के लिए ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के युवा नेताओं की संचालन समिति का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है। ब्रिक्स CCI मूल संगठन है जो ब्रिक्स देशों में वाणिज्य और उद्योग को प्रोत्साहित करता है। आगे देखते हैं अरुण सिंघल। श्री सिंघल को भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जून 2020 में नियुक्त किया गया। कृष्णेंदु मजूमदार, भारतीय मूल के टेलीविजन निर्माता, एमी पुरस्कार विजेता कृष्णेंदु को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा का नया अध्यक्ष जून 2020 में नियुक्त किया गया। ये बाफ्टा के पहले अस्योत अध्यक्ष हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ब्रजेंद्र नवनीत को विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत का नया राजदूत जून 2020 में नियुक्त किया गया। आगे देखते हैं राजीव कुमार, पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए अप्रैल 2020 में लोक उद्यम चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। श्री राजीव झारखंड कैडर के 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं। इसके साथ ही याद रखिएगा TS त्रिमूर्ति, सैयद अकबरुद्दीन की जगह संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है इनको। डॉक्टर सेंतुरमन पंचनाथन, जून 2020 में अमेरिका सीनेट ने भारतीय मूल के अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन को नेशनल साइंस फाउंडेशन के प्रमुख के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी। वर्तमान में पंचनाथन एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य अनुसंधान एवं नवोन्मेष अधिकारी हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 22 जुलाई 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कार्यकारी बोर्ड के 147वें सत्र के दौरान अध्यक्ष का पद ग्रहण किया। हर्षवर्धन का निर्वाचन इस पद पर 2020-21 के सत्र के लिए हुआ है। WHO के उप सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी का स्थान लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। कार्यकाल भी याद रखिएगा और किन का स्थान लिया है, डॉक्टर हिरोकी नाकातानी का, इनका भी नाम याद रखिएगा। वोल्कान वोजिकर, तुर्की के राजनयिक वोल्कान वोजिकर को जून 2020 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। वोल्कान वर्तमान अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद वांदे का स्थान लेंगे, याद रखिएगा। सिजो कुरुविला जॉर्ज, केंद्र सरकार द्वारा सिजो कुरुविला जॉर्ज की नियुक्ति जुलाई 2020 में विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेष नीति 2020 समिति में की गई। सिजो कुरुविला स्टार्टअप विलेज के संस्थापक CEO होने के साथ साथ रीथिंक फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं। विमल जुल्का, पूर्व सूचना प्रसारण सचिव विमल जुल्का को देश का नया मुख्य सूचना आयुक्त CIC मार्च 2020 में नियुक्त किया गया है। बस इतना ही याद रखिएगा। तरुण बजाज, केंद्र सरकार में आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को मई 2020 में RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। संजीव कोठारी, ये हाल ही में देश के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त चीफ विजिलेंस कमिश्नर CVC अप्रैल 2020 में नियुक्त किए गए हैं। मनीषा सिंह, भारतीय मूल की अमेरिकी राजनयिक मनीषा सिंह को विकसित देशों के समूह OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट की अमेरिका के स्थायी प्रतिनिधि मई 2020 में मनोनीत किया गया, याद रखिएगा। UB प्रवीण राव, इन्फोसिस के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर UB प्रवीण राव IT उद्योग के शीर्ष संगठन नासकॉम के नए चेयरमैन अप्रैल 2020 में बनाए गए। इस पद पर WNS ग्लोबल सर्विस समूह के CEO केशव मुरुगेश का स्थान इन्होंने लिया है। बात करते हैं GR चिंटाला की। GR चिंटाला को राष्ट्रीय कृषि एवं
ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। कृषि से रिलेट कर लीजिए कृषक को, और कृषक हमेशा चिंतित रहता है अपनी फसल को लेकर, तो चिंता और चिंटाला याद रखिएगा, ठीक है। आभास झा भारतीय मूल के अर्थशास्त्री। आभास झा को विश्व बैंक द्वारा मई 2020 में दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन व आपदा प्रबंधन पर कार्यविधि प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है। बिहार में जन्मे आभास ने 2001 में विश्व बैंक को ज्वाइन किया था। मार्कोस ट्राइजो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं, याद रखिएगा। मोइनुद्दीन यासीन मलेशिया में महाथिर मोहम्मद के त्यागपत्र के बाद मोइनुद्दीन यासीन ने 1 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, ठीक है, इतना याद रखिएगा। आपको याद होगा विश्व के सबसे उम्रदराज नेता प्रधानमंत्री बने थे महाथिर मोहम्मद बंदे, ठीक है। इनकी उम्र कितनी थी? 94 वर्ष। रोशनी नाडर मल्होत्रा भारत की सबसे धनी महिला। रोशनी नाडर को नोएडा स्थित HCL टेक्नोलॉजीज की नए अध्यक्ष व गैर कार्यकारी निदेशक जुलाई 2020 में नियुक्त किया गया। इन्होंने अपने पिता शिव नाडर का स्थान लिया है। शिव नाडर चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर पदनाम के साथ HCL टेक के प्रबंध निदेशक बने रहेंगे। इंद्रमणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र में यूनाइटेड स्टेट नेशन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि राजदूत 1 जुलाई 2020 को नियुक्त किया गया। राजीव टोपनो प्रधानमंत्री के निजी सचिव। 1996 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी राजीव टोपने को जून 2020 में विश्व बैंक में बड़े सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। आनंद प्रकाश महेश्वरी हाल ही में CRPF के नए महानिदेशक के पद पर आसीन हुए हैं, तो बस इतना ही याद रखना है आपको इसमें। अब कुछ ऑपरेशन और अभियान देख लेते हैं। पासिक्स नौसैनिक अभ्यास। भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना के साथ मिलकर 20 जुलाई 2020 को एक उच्च स्तरीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास पासिक्स कूट नाम से किया गया। इस नौसैनिक अभ्यास को वायु रक्षा सहित प्रशिक्षण और बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया था। तो याद रखें कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत और अमेरिका, ठीक है। अब बात करते हैं #I कमिट अभियान की। 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार RK सिंह ने I कमिट अभियान की शुरुआत की। यह पहल एक प्रकार के सभी हितधारकों और लोगों ने से ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में प्रयास जारी रखने तथा भविष्य में एक मजबूत तथा लचीली ऊर्जा प्रणाली कायम करने के लिए स्थायित्व स्थापित करने का स्पष्ट आह्वान है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अधीन आने वाली एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL द्वारा शुरू की गई I कमिट पहल से सरकारों, कंपनियों और बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संगठनों, थिंक टैंक और व्यक्तियों आदि को एकजुट किया जा रहा है, याद रखिएगा। बात करते हैं ऑपरेशन संजीवनी की। 2 अप्रैल 2020 को भारतीय वायुसेना ने मालदीव के लिए कोरोना काल में चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति हेतु ऑपरेशन संजीवनी शुरू किया। इसके तहत भारतीय वायुसेना के C-130J एयरक्राफ्ट द्वारा 6.2 मिलियन टन आवश्यक दवाओं की आपूर्ति माले क्या है? मालदीव की राजधानी के लिए की गई इसकी आपूर्ति, ठीक है। तो याद रखिएगा मालदीव के लिए था, ठीक है। ये वंदे भारत अभ्यास। कोविड-19 महामारी के कारण विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाने के लिए वंदे भारत अभियान विदेश मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा संचालित किया गया। इसके कई चरण संचालित हुए, ठीक है। विभिन्न देशों से लोगों को लाया गया, जैसे लैटिन अमेरिका से, मध्य एशिया से, कई खाड़ी देशों से, ठीक है, बांग्लादेश से, यूरोप आदि देशों से, याद रखिएगा। ऑपरेशन समुद्र सेतु। द्वीपीय देश मालदीव में कोरोना काल में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापसी हेतु भारतीय नौसेना ने अपने पोत जलाश्व एवं मगर से लगभग 1000 भारतीय 10-11 मई 2020 को केरल के कोच्चि पहुंचे। नौसेना के ऑपरेशन समुद्र सेतु के अगले चरण 1 जून 2020 को 700 भारतीय INS जलाश्व से कोलंबो श्रीलंका से भारत लाए गए, ठीक है। याद रखिएगा, साथ में दोनों पोत का भी नाम याद रखिएगा, जलाश्व और मगर से, ठीक है। पहला चरण गया मालदीव के लिए, दूसरा चरण गया कोलंबो श्रीलंका के लिए। मिशन सागर। हिंद महासागर स्थित छोटे द्वीपीय देशों मॉरिशस, मालदीव, मेडागास्कर, कोमोरोस व सेशेल्स को कोरोना महामारी में
सहयोग हेतु चिकित्सीय खाद्य व अन्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने नौसैनिक पोत केसरी को 10 मई 2020 को रवाना किया। इस राहत कार्य को मिशन सागर कूट नाम दिया गया, जो वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन के अंतर्गत किया गया था। फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है। विजन कब शुरू किया गया था? 2015 में। ऑपरेशन नमस्ते 27 मार्च 2020 को भारतीय थल सेना द्वारा इस ऑपरेशन के तहत कोविड-19 से बचाव हेतु देश भर में कई क्वारंटाइन सेंटर स्थापित कर कोरोना मरीजों की मदद की जा रही है। ऑपरेशन संप्रीति 9 भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच आपसी सहयोग मेलजोल बढ़ाने के उद्देश्य से वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 9 का 9वां संस्करण 3 फरवरी से 16 फरवरी के बीच मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया। याद रखिए, कहाँ आयोजित किया गया? मेघालय के उमरोई में। ऑपरेशन अजय वॉरियर 13 से 16 फरवरी 2020 के बीच भारत और ब्रिटेन की सेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास अजय वॉरियर 2020 आयोजित किया गया। दोनों देशों के बीच युद्धाभ्यास सॉलिसबरी प्लेन्स यूके में आयोजित किया गया, जिसमें दोनों देशों की सेनाओं के 120 सैनिकों ने हिस्सा लिया। नसीम अल वहर, इसे सी ब्रीज भी कहा जाता है, भारत और ओमान की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर नाम से गोवा के समुद्री तट पर जनवरी 2020 में संपन्न किया गया। ऑपरेशन वनीला, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में पिछले दिनों आए चक्रवाती तूफान डायनी द्वारा मचाई गई भीषण तबाही के बाद प्रभावित लोगों को सहायता के लिए 29 जनवरी 2020 को ऑपरेशन वनीला शुरू किया। मानवीय सहायता और आपदा राहत उपलब्ध कराने के लिए शुरू किए गए अभ्यास में भारतीय जहाज ऐरावत ने हिस्सा लिया, ठीक है। इंद्रधनुष 2020 भारत और ब्रिटेन की वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्रधनुष 2020 उत्तर प्रदेश के हिंडन स्थित वायुसेना स्टेशन पर फरवरी 2020 के अंतिम सप्ताह में संपन्न हुआ। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, कहाँ आयोजित हुआ? उत्तर प्रदेश के हिंडन क्षेत्र में। साथ ही अभी हमने पढ़ा अजय वॉरियर आयोजन भारत और ब्रिटेन की थल सेनाओं के बीच होता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अभ्यास विंग्स रेडर भारतीय वायुसेना ने 6 जनवरी से 10 जनवरी 2020 के बीच पूर्वोत्तर क्षेत्र में विंग्स रेडर कूट नाम से सबसे बड़ा हवाई अभ्यास किया। इस अभ्यास के दौरान विशेष बल के 500 जवानों ने C-130 हरकुलिस, C-17 ग्लोब मास्टर विमान और ध्रुव हेलीकॉप्टर द्वारा दिन और रात्रि में पैराशूट के जरिए उतरने का अभ्यास किया। सहयोग काजिन 2020 भारत और जापान के तटरक्षक बलों के बीच 16 से 20 जनवरी 2020 के बीच चेन्नई तट पर सहयोग काजिन कूट नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया। इस सैन्य अभ्यास में भारतीय तटरक्षक बल के 4 जहाज और 1 डोर्नियर एयरक्राफ्ट तथा जापानी तटरक्षक बल का 1 जहाज ईगो ने हिस्सा लिया था। अब देख लेते हैं योजनाएं और परियोजनाएं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के गांवों में आजीविका के अवसर को बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। यह अभियान बिहार के खगड़िया जिले के ग्राम तेलिहार में शुरू किया गया। याद रखिएगा कहाँ शुरू किया गया है, ठीक है। 125 दिन का यह अभियान 6 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा के 116 जिलों में चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत 50,000 करोड़ रुपए के खर्च से सार्वजनिक कार्य कराए जाएंगे। इसके तहत गरीबों के लिए घर बनाने, पौधारोपण, जल जीवन मिशन के तहत घर घर जल पहुंचाने के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने में मदद की जाएगी। पंचायत भवन, समुदाय शौचालय निर्माण, पशुशाला, सड़क, मंडी निर्माण में भी इन श्रमिकों के कौशल के आधार पर उपयोग किया जाएगा। भारत सरकार का टुलिप कार्यक्रम। भारत सरकार ने 5 जून 2020 को द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम टुलिप को लॉन्च किया। यह कार्यक्रम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की एक 5 वर्षीय संयुक्त पहल है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। टुलिप कार्यक्रम का लक्ष्य देश भर के सभी शहरी स्थानीय निकायों, स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों को प्रशिक्षण के अवसर प्रदान कराना है। सिंपल सा है, ग्रेजुएट्स को इंटर्नशिप दी जाएगी, ठीक है। इसको याद रखिएगा, किस क्षेत्र में? शहरी निकायों और स्मार्ट शहरों में स्नातक हुए होंगे उनको। आगे देखते हैं स्वदेश कार्यक्रम। भारत सरकार ने हाल ही में वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटने वाले भारत के नागरिकों को कौशल मानचित्रण करने के लिए एक नई पहल स्वदेश स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट
सपोर्ट शुरू किया है। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखिएगा। यह पहल कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इसके अंतर्गत जो भी विदेशों से लौटे भारत के नागरिक हैं उन्हें उनकी स्किल के आधार पर, कौशल के आधार पर रोजगार प्रदान किया जाएगा। इसके लिए पहले डेटाबेस तैयार किया जाएगा कि उनके पास क्या क्या स्किल है और उनके स्किल के हिसाब से उन्हें कौन सा काम प्रदान किया सकता है, कौन सा रोजगार दिया जा सकता है। विश्व की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक की प्रगति पहल। फेसबुक ने 11 मार्च 2020 को भारत में प्रगति नामक अपनी कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR पहल की शुरुआत की। इस पहल द्वारा भारत में महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देने हेतु महिला उद्यमिता पर कार्य करने वाली गैर लाभकारी इकाइयों को सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इस पहल के तहत प्रत्येक गैर लाभकारी संगठन को 50 लाख रुपए तक के 4 वित्तीय अनुदान प्रदान किए जाएंगे। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव की शुरुआत पर्यावरण तथा सामाजिक कल्याण कार्यों में कंपनियों के स्वैच्छिक योगदान के लिए की गई थी। कंपनी अधिनियम, कंपनी एक्ट 2013 की धारा 135 में CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की व्यवस्था की गई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं गोल कार्यक्रम की। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने 15 मई 2020 को फेसबुक के सहयोग से पूरे भारत में आदिवासी युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए एक कार्यक्रम गोल गोइंग ऑनलाइन एज लीडर गोल का शुभारंभ किया। गोल फेसबुक और जनजातीय मामलों के मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे मेंटरशिप, नेतृत्व प्रशिक्षण और डिजिटल साक्षरता कौशल के माध्यम से आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5000 युवा आदिवासी उद्यमियों, पेशेवरों, कारीगरों और कलाकारों को डिजिटल उद्यमिता कार्यक्रम के तहत डिजिटल कौशल के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। चुने गए युवा आदिवासियों को फेसबुक द्वारा स्मार्टफोन और 1 वर्ष के लिए इंटरनेट उपलब्धता के साथ साथ विभिन्न बाहरी फोरमों तक संपर्क प्रदान कराया जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 20 मई 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना का उद्देश्य नीली क्रांति के माध्यम से देश में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। इस योजना को वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा। आगे देखते हैं नीति आयोग की डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना। नीति आयोग भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम के सहयोग से डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना का शुभारंभ करेगा। इस परियोजना भारत में कम कार्बन परिवहन प्रणाली की ओर एक रास्ता तलाशने के लिए शुरू की जाएगी। यह भारत में एक टेलर निर्मित परिवहन उत्सर्जन मूल्यांकन ढांचा तैयार करेगा। सरकार को वर्तमान CO2 के उत्सर्जन के साथ साथ भविष्य की परिवहन गतिविधियों की व्यापक समझ के साथ सुविधा प्रदान करेगा। डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज DTEE परियोजना का हिस्सा है। DTEE अर्जेंटीना, अजरबैजान, मोरक्को और भारत जैसे विभिन्न विश्व क्षेत्रों में परिवहन डीकार्बोनाइजेशन का समर्थन करता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। युक्ति 2.0 केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री पोखरियाल निशंक द्वारा इस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ वर्चुअली किया गया। यह मंच हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता और इंक्यूबेटेड स्टार्टअप संबंधी सूचनाओं को व्यवस्थित करने में सहायता करेगा। यंग इंडिया कम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन युक्ति का फुल फॉर्म है। बस इतना ही आपको याद रखना है। उद्देश्य क्या है? कोविड-19 चुनौतियों के विभिन्न आयामों को बहुत समग्र और व्यापक तरीके से कवर करना चाहता है। इस मंच को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। ऊझ बहुउद्देशीय परियोजना जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में रावी नदी की सहायक नदी ऊझ पर प्रस्तावित राष्ट्रीय बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना के तहत भारत ऊझ नदी के 781 मिलियन क्यूबिक वाटर जल का भंडारण करेगा, जिसका सिंचाई और बिजली उत्पादन में प्रयोग होगा। 2 चरणों में निर्मित की जाने वाली इस परियोजना की लागत लगभग 5,850 करोड़ रुपए अनुमानित है। तो आपको अमाउंट बिल्कुल याद नहीं रखना है। अब पढ़ लेते हैं सम्मेलन, प्रदर्शनी, महोत्सव और मेले। 5वां एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2020 15 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा 5वां एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रदर्शन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक ने किया। इस सम्मेलन की थीम थी आत्मनिर्भर भारत मिशन। तो बस थीम याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक
क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक का चौथा संस्करण जुलाई 2020 के प्रथम सप्ताह में यूरोपीय संघ, चीन और कनाडा की सह अध्यक्षता में आयोजित किया गया। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। बैठक में सभी देशों द्वारा पेरिस समझौते के अनुरूप किस प्रकार आर्थिक सुधार की योजनाओं को कार्यान्वित करने के तौर तरीकों और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने पर गंभीर चर्चा की गई। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 जुलाई 2020 को ब्रिटेन में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा संबोधित किया गया। ब्रिटेन में आयोजित इस ग्लोबल वीक की थीम थी वी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर नाउ न्यू वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट है, थीम याद रखिएगा, वी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। G20 देशों के कृषि मंत्रियों की असाधारण बैठक कोविड-19 से निपटने के लिए सऊदी अरब के पर्यावरण, जल एवं कृषि मंत्री अब्दुल रहमान अल फाजली की अध्यक्षता में G20 देशों की कृषि मंत्रियों की बैठक 21 अप्रैल 2020 को संपन्न हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में खाद्य सुरक्षा और पोषण पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान खाद्य अपव्यय एवं नुकसान को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संकल्प भी लिया गया। प्रज्ञान सम्मेलन 2020 सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज द्वारा भारतीय सेना का अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार प्रज्ञान सम्मेलन 2020 नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में 4-5 मार्च 2020 को आयोजित किया गया। 2 दिन के सम्मेलन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने जमीनी युद्ध की बदलती विशेषताओं और सेना पर इसके प्रभाव की चर्चा की। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 11वां राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन 2020 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र परिषद नई दिल्ली में 28 फरवरी से 1 मार्च 2020 तक 11वां राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन 2020 आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था प्रौद्योगिकी आधारित खेती हेतु युवाओं का सशक्तिकरण, एम्पावरिंग यूथ ऑफ टेक्नोलॉजी लेड फार्मिंग। 1974 में पुदुचेरी में पहले कृषि विज्ञान केंद्र के निर्माण के बाद अब पूरे भारत में 217 कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं। साथ ही याद रखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना 1929 में हुई थी। अभी हाल में NBE का एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा गया था। वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13वां कॉप सम्मेलन वन्यजीव की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल CMS पर 13वें कॉप अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन 15 से 22 फरवरी 2022 के बीच गुजरात के गांधीनगर में किया गया। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस सम्मेलन में 129 पार्टियों, वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में काम करने वाले प्रतिष्ठित संरक्षणवादियों, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में अगले 3 वर्षों के लिए भारत को कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया। सम्मेलन का शुभंकर था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गिबी। ठीक है, इसके साथ ही इसकी थीम भी याद रखिएगा, माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लेनेट एंड वी वेलकम देम होम। ठीक है, होम नहीं लिखा है यहाँ पे, होम होगा। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 29 से 31 जनवरी 2020 के बीच विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित किया गया, जिसका आयोजन द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा किया गया। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था टुवर्ड्स 2030 गोल्स मेकिंग द डिकेड काउंट। याद रखिएगा। 12वां दक्षिण एशिया सम्मेलन 28-29 जनवरी 2020 के मध्य 12वें दक्षिण एशिया सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी रीजनल परसेप्शन। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 3 से 7 जनवरी 2020 के बीच 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु में आयोजित किया गया। इस विज्ञान का केंद्रीय विषय था विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट। विज्ञान कांग्रेस का उद्देश्य विज्ञान को बढ़ावा देना, नागरिकों को विज्ञान के प्रति रुचि को बढ़ाना, विज्ञान संबंधी अनुसंधानों का प्रकाशन करना होता है। ठीक है, 107वीं विज्ञान कांग्रेस के साथ ही 9वीं महिला विज्ञान कांग्रेस 5 से 6 जनवरी 2020 के बीच और राष्ट्रीय किशोर विज्ञान कांग्रेस 4 से 6 जनवरी 2020 के बीच आयोजित की गई। बात करते हैं रायसीना संवाद, रायसीना डायलॉग्स की 2020 5वें रायसीना संवाद 2020 का आयोजन नई दिल्ली में
14 से 16 जनवरी 2020 के बीच किया गया। इस संवाद में 100 से अधिक देशों में 700 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। रायसीना संवाद का विषय था नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। रायसीना संवाद भू राजनीति पर भारत का प्रमुख वैश्विक सम्मेलन है, जो वैश्विक समुदाय के सामने सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए हर साल नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। तो देखिए, रायसीना हिल्स पे ही दिल्ली बसा हुआ है, इसीलिए हमेशा रायसीना संवाद दिल्ली में ही होता है। 23वां राष्ट्रीय युवा उत्सव युवा मामलों और खेल मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने संयुक्त रूप से 12 से 16 जनवरी 2020 तक लखनऊ में 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2020 का आयोजन किया। इसकी थीम थी फिट यूथ फिट इंडिया। तो याद रखिएगा, 23वां राष्ट्रीय युवा उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में 28 से 31 जनवरी 2020 के बीच संपन्न हुआ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, पेरू में लीमा स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के सहयोग से भारतीय आलू संघ द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो देखिए, इसमें जितने भी संस्थान दे रखे हैं इनको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। आगे देख लेते हैं आयोग और समितियां। उदय कोटक की अध्यक्षता में कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन। जून 2020 में भारतीय दिवालिया और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI ने कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया। इस सलाहकार समिति की अध्यक्षता कोटक महिंद्रा के कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रबंध निदेशक उदय कोटक द्वारा किया जाएगा। इसके सचिव होंगे मैथिली उन्नीकृष्णन, याद रखिएगा। बिमल जुल्का समिति ने सिफारिश सरकार को सौंपी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन संचालित फिल्म मीडिया के विवेकीकरण एवं नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NFDC, चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया CFSI, सत्यजीत रे फिल्म एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, डॉक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल व नेशनल फिल्म आर्चीव्स ऑफ इंडिया आदि स्वायत्त संस्थानों के सुझाव देने के लिए गठित बिमल जुल्का समिति ने अपनी रिपोर्ट 2 जून 2020 को सरकार को सौंप दी है। आगे देखते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग में उप श्रेणीकरण हेतु गठित आयोग के कार्यकाल में 6 माह की वृद्धि। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के उप श्रेणीकरण हेतु जो आयोग गठित किया गया उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? न्यायमूर्ति जी रोणी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर NK सिंह समिति 13 फरवरी 2020 को 15वें वित्त आयोग ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर एक समूह का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह करेंगे। इस समिति के सदस्यों में वित्त आयोग के सदस्य AN झा, गृह सचिव, रक्षा सचिव, वित्त मंत्रालय के व्यय सचिव शामिल हैं। इस समूह को क्या रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के वित्त पोषण के लिए एक अलग तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए, इस पर सुझाव देना है। आगे अब देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी। भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप एलाइनमेंट्स। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने 5 जुलाई 2020 को स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप एलाइनमेंट्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने बताया कि 1000 से ज़्यादा IT विशेषज्ञों ने मिलकर इस ऐप को तैयार किया है। ऐप के इस डिजिटल लॉन्च से आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर भी शामिल हुए हैं। एलाइनमेंट पहला मेड इन इंडिया सोशल मीडिया सुपर ऐप है। इसे बेंगलुरु स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। एलाइनमेंट्स फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे समान प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा। यह ऐप तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और अंग्रेजी सहित 8 भाषाओं में उपलब्ध है, याद रखिएगा, ठीक है। गेहूं की बायो फोर्टिफाइड किस्म MACS 4028 भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वयंशासी संस्थान पुणे के अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने मार्च 2020 में एक प्रकार के उच्च प्रोटीन युक्त गेहूं के बायोफोर्टिफाइड किस्म मैक्स 4028 MACS 4028 विकसित की है। याद रखिएगा, किसने विकसित की है? पुणे स्थित अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। यह अर्धबौनी सेमी ड्वार्फ किस्म है जो 102 दिनों में तैयार होती है और जिसमें प्रति हेक्टेयर 19.3 क्विंटल की श्रेष्ठ और स्थिर उपज क्षमता है। यह डंठल, पत्तों पर लगने वाले फफूंद, पत्तों पर लगने वाले कीड़ों, जड़ों में लगने वाले कीड़ों और ब्राउन गेहूं के घुन की प्रतिरोधी है। आगे देखते हैं मन्नार की खाड़ी में दुर्लभ प्रजाति की मछली। मई 2020 में केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान CMFRI
के शोधकर्ताओं द्वारा मन्नार की खाड़ी में सेतुकराई तट से एक दुर्लभ प्रजाति की मछली खोजी गई। समुद्री घास के मैदानों के भीतर छलावतरण करने वाली बेंट टेल स्कॉर्पियन फिश समुद्री घास के पारिस्थितिकी तंत्र के एक सर्वेक्षण के दौरान खोजी गई है। यह पहली बार था जब विशेष प्रजाति की यह मछली भारतीय जल में जीवित पाई गई। तंत्र का ऊतक के लिए हानिकारक रीढ़ में उपस्थित विष के कारण इस मछली को स्कॉर्पियन फिश कहा गया। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ विषय लिखा है, विष होगा। मछली शिकारियों से बचने के लिए अपने आसपास के वातावरण के साथ रंग बदलने और मिश्रण करने में क्षमता रखती है। पानी के अंदर सर्वेक्षण के दौरान यह मछली एक भ्रामक स्थिति उत्पन्न करती है जो कि एक मूंगा कंकाल कोरल स्केलेटन की तरह दिखाई देती है। ड्रोन से टिड्डी नियंत्रण करने वाला भारत पहला देश। फसलों पर कहर बने टिड्डी दल पर ड्रोन ने नियंत्रण पाने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने भारत की इस पहल की प्रशंसा की, इस इनिशिएटिव की प्रशंसा की। याद कर रखिएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार दिसंबर में भारत पाक सीमा से टिड्डियों के दलों ने भारत में प्रवेश किया था। इन्हें समाप्त करने के लिए सबसे पहले राजस्थान में ड्रोन का प्रयोग हुआ था। ठीक है। सुपर कंप्यूटर से भी तेज साइका मोर। वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर से भी तेज काम करने वाले कंप्यूटर का विकास किया है जिसका नाम साइका मोर है। इसे अमेरिकी कंपनी गूगल ने विकसित किया है। साइका मोर 200 सेकंड में उस गणना को संपन्न कर सकता है जिसे करने में सुपर कंप्यूटर को 10,000 वर्ष लग जाते हैं। यह नई मशीन क्वांटम कंप्यूटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसे लेकर वैज्ञानिकों का दावा है यह क्वांटम कंप्यूटर एक सेकंड में 20,000 लाख करोड़ गणनाएं कर सकता है। ये कंप्यूटर डेस्कटॉप या लैपटॉप जैसे नहीं होते। साइकोमोर से जुड़ा शोध हाल ही में नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। पहली बार मानव आधा रोबोट आधा इंसान बना। मांसपेशियों की गंभीर बीमारी से जूझ रहे डॉक्टर पीटर स्कॉट मॉर्गन ने 2 साल पहले खुद को साइबॉर्ग में बदलने का फैसला तब किया जब डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें मोटर न्यूरॉन डिसीज है। ठीक है। इस बीमारी में मरीज की मांसपेशियां धीरे धीरे पूरी तरह काम करना बंद कर देती हैं। डॉक्टर पीटर ने बीमारी का पता चलने के बाद मौत का इंतजार करने के बजाय इसे चुनौती तौर पर स्वीकार किया। आपको याद होगा स्टीफन हॉकिंस को भी मोटर न्यूरॉन डिसीज थी। ठीक है। अब वह चाहते हैं कि अब पूरी तरह से रोबोट परिवर्तित हो जाए तो लोग उन्हें पीटर 2.0 नाम से बुलाएं। साइबॉर्ग ऐसे रोबोट को कहते हैं जिसमें इंसान का दिमाग और कुछ अंग काम करते रहते हैं। डॉक्टर पीटर के शरीर में भी कुछ इस तरह के 3 हिस्से में यंत्र लगाए जा चुके हैं। इन यंत्रों को लगाने के लिए डॉक्टर पीटर की जून 2018 में कई सर्जरी करनी पड़ी। ऑपरेशन के बाद उनकी खाने की नली को सीधे उनके पेट से तथा ब्लैडर को कैथेटर से जोड़ दिया गया जिससे पेशाब साफ हो सके। एक और वेस्ट बैग उनके पेट से जोड़ा गया है जिसमें उनके मल की निकासी हो सके। उनके चेहरे का आकार देने हेतु सर्जरी हुई है। अब उनका चेहरा रोबोटिक हो चुका है। उसमें कृत्रिम मांसपेशियां लगाई गई हैं। ठीक है, याद रखिएगा। परीक्षा की दृष्टि से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस जानकारी रख लीजिए। भारत की लंबी दूरी की पहली CAG बस का अनावरण पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 24 दिसंबर 2019 को भारत की लंबी दूरी तय करने वाली प्रथम CNG बस का अनावरण किया। कंपोजिट CNG सिलेंडर से युक्त यह बस एक बार पूरी तरह CNG से भर जाने के बाद 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। ठीक है। यह उपलब्धि बसों में उत्कृष्ट डिजाइन वाले टाइप 4 संयोजित सिलेंडरों के प्रयोग से संभव हो सका है जिसमें परंपरागत अत्यंत टाइप 1 कार्बन स्टील सिलेंडरों का स्थान लिया है। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन जहाज। जापान ने 12 दिसंबर 2019 को विश्व के पहले लिक्विफाइड हाइड्रोजन मालवाहक जहाज को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया। इसका नाम रखा गया है स्विसो फ्रंटियर। बस इतना ही याद रखना है आपको, इसमें स्विसो फ्रंटियर इसका नाम है। ठीक है। विश्व का पहला पूर्ण इलेक्ट्रिक कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट। कनाडा के वैंकूवर शहर में 11 दिसंबर 2019 को विश्व के पहले पूर्ण इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक विमान का पहला सफल परीक्षण उड़ान किया गया। विमान ने सफलतापूर्वक 15 मिनट तक उड़ान भरी। इस उड़ान में 750 हॉर्स पावर मैग्नी 500 प्रोपल्सन सिस्टम के साथ 6 यात्री DHC-2D हेवी लैंड बीवर शामिल थे। भारत की पहली मोबाइल टीकाकरण क्लिनिक पुणे महाराष्ट्र में 19 दिसंबर 2019 को भारत ने अपनी तरह के पहले मोबाइल टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की गई। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। इस उपक्रम को जिग्नेश पटेल नामक उद्यमी ने शुरू किया। जिग्नेश पटेल जीविका हेल्थ केयर के संस्थापक हैं जिसने इसकी स्थापना बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन से मिले अनुदान के तहत किया था। ठीक है।
इसे vaccineonwheel.com नाम दिया गया है। भारतीय औषधि कोष को मान्यता देने वाला अफगानिस्तान पहला देश। अफगानिस्तान के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने औषधि नियामक व स्वास्थ्य उत्पादों के राष्ट्रीय विभाग द्वारा 20 दिसंबर 2019 को भारतीय औषधि कोष इंडियन फार्माकोपिया आईपी को औपचारिक मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके साथ ही अफगानिस्तान भारतीय औषधि कोष को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। ध्यातव्य है कि आईपी एक शब्दकोश है जो दवाओं की पहचान, शुद्धता, शक्ति की दृष्टि से दवाओं को बनाने, विपणन की मानकों की जानकारी देता है। औषधि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आईपी के रूप में भारतीय फार्माकोपिया आयोग आईपीसी द्वारा औषधियों के कानूनी और वैज्ञानिक मानक प्रदान किए गए हैं और इसको मान्यता दे दी है अफगानिस्तान ने। सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची। नंबर 1 पर है अमेरिका का समिट, दूसरे नंबर पर है अमेरिका का ही सियरा, याद रखिएगा। ठीक है, और तीसरे नंबर पर है चीन का सनवेतानुलाइट। ठीक है, बस 3 याद रखिएगा, काफ़ी हैं। भारत के कौन कौन से कंप्यूटर शामिल हैं? टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों में स्थान बनाने वाले 2 भारतीय सुपर कंप्यूटर हैं, प्रत्यूष और मिहिर। ठीक है, प्रत्यूष का स्थान है 97वां, मिहिर का स्थान है 100वां। प्रत्यूष वर्तमान में भारत का सबसे तीव्र कंप्यूटर है जो पुणे स्थित भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान में स्थापित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा प्लास्टिक खा जाने वाले बैक्टीरिया की खोज। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित शिव नाडर यूनिवर्सिटी के भारतीय शोधकर्ताओं ने ग्रेटर नोएडा की आर्द्रभूमि में प्लास्टिक खाने वाले 2 जीवाणुओं की पहचान की। इसकी जानकारी 10 अक्टूबर 2019 को दी गई। यूनिवर्सिटी से सटी आर्द्रभूमि में खोजे गए इन जीवाणुओं का नाम एक्जीगियोबैक्टीरियम सिविक्रियम स्ट्रेन DRI सेकेंड तथा एक्जीगियोबैक्टीरियम अंडे स्ट्रेन DR14 है। इन जीवाणुओं में पॉलीस्ट्रीन को विघटित करने की क्षमता है। ठीक है, इन बैक्टीरियाज में पॉलीस्ट्रीन को विघटित करने की क्षमता है। इसका उपयोग डिस्पोजेबल कप, कटलरी, खिलौने, पैकेजिंग सामग्री आदि सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों में किया जाता है। तो आपको बैक्टीरिया के नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस यूनिवर्सिटी का नाम याद रखिएगा, शिव नाडर यूनिवर्सिटी। ठीक है, साथ में पॉलीस्ट्रीन क्या कहाँ कहाँ प्रयोग होता है यह भी देख लीजिए। केरल में भूमिगत मछली की एक नई प्रजाति की खोज। केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज़ ने एक शोध दल ने कोझिकोड में भूमिगत मछली की एक नई प्रजाति खोजी है। ठीक है, इस संबंध में 9 अक्टूबर 2019 को जानकारी प्रकाशित हुई। इस प्रजाति को पेंजियो भुजिया नाम दिया गया। यह विश्व में ईलोच की पहली प्रजाति जो भूमि के भीतर रहती है। ईलोच आमतौर पर दक्षिणी और दक्षिण पूर्व एशिया में तेजी से बहने वाली धाराओं में पाई जाती है, लेकिन ये पहली बार भूमि के अंदर खोजी गई है। साथ में ये देख नहीं सकती है क्योंकि अंधेरे में रहती है। ठीक है, भूमि के अंदर, और अंधेरे में रहने के कारण इसकी आंखों की रोशनी जा चुकी है। पश्चिमी घाट से छिपकली की 6 नई प्रजातियों की खोज। वैज्ञानिकों ने एक नए दल ने भारत के दक्षिणी पश्चिमी घाट क्षेत्र में छिपकली की 6 नई प्रजातियों की खोज की। इंपॉर्टेंट नहीं है, मत याद करिए इसको। आगे देखते हैं क्रायोडेक्रन धरती पर उड़ने वाला सबसे बड़ा जीव। 9 सितंबर 2019 को जर्नल ऑफ वर्टिब्रेट पैलियोंटोलॉजी में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार क्रायोडेक्रॉन बैरियस धरती पर उड़ने वाला सबसे बड़ा जीव था। इसके पंखों का विस्तार अर्थात विंग स्पैन 10 मीटर, वजन लगभग 250 kg था। ठीक है, यह अध्ययन क्वीन मैरी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने करीब 30 वर्ष पूर्व कनाडा के अल्बर्टा मिले अवशेषों के आधार पर किया। अवशेषों की खोज के बाद यह माना जा रहा था कि क्रायोडेक्रॉन अमेरिका के टेक्सास में पहले खोजी गई टोरोसोर प्रजाति का एक डायनासोर है, लेकिन अध्ययन रिपोर्ट में इसे अलग जीव घोषित किया गया है। यह आसमान में करीब 7.7 करोड़ वर्ष पूर्व अस्तित्व में था। अल्बर्टा में इस जीव के पांव, पंख, गर्दन, पसलियों के अवशेष मिले थे। क्रायोडेक्रॉन मांसाहारी था। इसका शिकार स्तनधारी अन्य छोटे डायनासोर के बच्चे और छिपकली थे। यह आसमान से उन पर हमला करता था। भारतीय मछली महासीर गंभीर रूप से संकटग्रस्त, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN द्वारा भारतीय कुबड़ युक्त महसीर मछली को गंभीर रूप से संकटग्रस्त क्रिटिकली इंडेंजर्ड घोषित किया गया है। ठीक है, कुबड़ युक्त महासीर एक बड़ी ताजे पानी की मछली है। इसे टाइगर ऑफ वाटर भी कहा जाता है। यह केवल कावेरी नदी बेसिन में पाई जाती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। महासीर मछली को IUCN की नवंबर 2018 में अपडेट की गई रेड लिस्ट में
229 विलुप्त प्रजातियों में सम्मिलित किया गया है। इस मछली को जून 2018 में वैज्ञानिक नाम तोर रेमा देवी मिला था। यह नाम उसे भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की मछली विज्ञानी के रामा देवी के नाम पर दिया गया। यह मछली 1.5 मीटर की लंबाई तक बढ़ सकती है और इसका वजन 55 किलोग्राम तक हो सकता है, तो इसको याद मत रखिएगा। यह है आज का सेशन। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। साथ ही इसमें जून जुलाई के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स उनको कवर नहीं किया गया है। आप इसी चैनल के मंथली वीडियोस दे सकते हैं। जून जुलाई के 1-1 घंटे के वीडियो हैं, आप उन्हें आराम से देख लीजिए। आपका ऑलमोस्ट जून जुलाई का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो आसानी से कवर हो जाएगा। आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।